अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इसराइली मज़ालिम और हमास के सियासी विंग के सरबराह की शहादत के हवाले से। इसराइल के गज़ा पर हमलों में पूरे ख़ानदान की शहादतों के बाद फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया खुद भी फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सिक्योरिटी हुक्काम और हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक कर दी है। गुज़श्ता रात इस्माइल हानिया को तेहरान में बैलिस्टिक मिसाइल हमले में सिक्योरिटी गार्ड के हमरा शहीद कर दिया गया। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की लफ्बरदारी तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। ईरान में मिसाइल हमले में शहीद होने वाले इस्माइल हानिया फ़लस्तीन की सबसे बड़ी मज़ाहमती तंजीम हमास के सियासी विंग के सरबराह थे और गज़ा जंगबंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात में भी शरीक रहे। एक अफसोसनाक खबर है कि इस्माइल हानिया जो कि तेहरान में मौजूद थे और उन्हें जो है अब शहीद कर दिया गया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ करवा देती हूँ, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नजमुल साकिब साहब ने, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे उमूर रखते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मिडल ईस्ट में ये जंग फैलती चली जा रही है और ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर हमला करके इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया है। ऐसे वक्त में आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इन अ लॉन्ग रन? मशरिक़ वुस्ता पर इसका क्या असर हो सकता है? देखिए ज़ीशान, जब कासिम सुलेमानी को असैसिनेट किया गया था तो वो इराक में था। अभी आज ही खबर आई है फवाद शुक्र की, जो कि हिजबुल्लाह के यानी एक बहुत बड़े लीडर थे, उनको लेबनान में असैसिनेट किया गया है। लेकिन ये जो हुआ है इस्माइल हानिये का, ये तो आपका घर है, आपके सहन में, आपके सामने, और वो स्टेट गेस्ट थे। उसमें वो जो आप स्वेरिंग इन सेरेमनी थी प्रेसिडेंट की, वे जो नए प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के, तो ये एक लिहाज से आप देखिएगा कि ना सिर्फ ये असैसिनेशन एक अटेम्प्ट है जो कि हुई है और कामयाब हुई है, बल्कि ये है कि अगर आप कल्चरली देखेंगे तो हम लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। हम अपने मेहमानों को अगर इस तरह से हो कि हमारे घर में कोई आया है और हमारे घर में आके उसको मार गया है, तो ईरान, तो आपको पता है कि ईरान दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर थी, तो उनका जो उनका यानी अपने बारे में उनका ख्याल है, या वो बहसियत कौम के जो अपने आप को समझते हैं, तो इसमें जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक या जियो इकोनॉमिक्स के एंगल्स के अलावा एक कल्चरल एंगल भी है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनका जाना जो है या इनका कत्ल होना जो है या शहीद होना जो है, ये तो बिल्कुल सामने है, क्योंकि हमने कासिम सुलेमानी को देखा जो इनका बहुत बड़ा लीडर था ईरान का। उसके बाद इनकी बारी है, फिर उधर से हिजबुल्लाह का हो गया। इसके पीछे अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को जो अभी अश्योरेंसेस मिली हैं अमेरिका से, उन्होंने कांग्रेस के सामने कहा कि हमें टूल्स दीजिए जल्दी से ताकि हम बिजनेस खत्म करें। अब उस बिजनेस खत्म करने में जाहिर है कि हमास के साथ अक्टूबर से ये सिलसिला चल रहा है। हमास ने अटैक किया, उसके बाद इजराइल ने अटैक किया, और अब तक बेशुमार लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, बच्चे वगैरह, हॉस्पिटल तबाह हो गए, बिल्डिंग्स तबाह हो गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन अभी तक इजराइल के मकासद पूरे नहीं हुए। अच्छा, उन मकासद में एक तो ये है कि गजा खाली करानी है, उसकी पट्टी खाली करानी है। दूसरा ये है कि हमास का हमेशा के लिए कला कमा करना है। अब दो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे इजराइल की। पहली प्रॉब्लम है कि आप हमास जो है वो कोई इंसान नहीं है, वो एक आइडिया है। फलस्तीन एक आइडिया है, अल फतह एक आइडिया है। आप इंसान को मार सकते हैं, आप आइडियाज को नहीं मार सकते। दूसरी प्रॉब्लम इजराइल की ये है कि ऑपरेशनल लेवल पे उसको, ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर होती है, इसमें आपको ढूंढना पड़ता है। ये ऐसे नहीं होता कि फलां फाटक क्रॉस करें और फलां बिल्डिंग में आपके 400 लोग बैठे हुए हैं, हमास के, तो उनको मारना है। लिहाजा ये मौका बिल्कुल तलाश किया गया और वो उस वक्त उनको ऑफ गार्ड पकड़ा गया। बिल्कुल। और सर, अब देखना ये है कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं, सूरत हाल क्या मजीद कशीदा होगी या फिर सेटलमेंट हो सकती है या नहीं। नजम साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी और आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगी इस तमाम तर सूरत हाल में। अमेरिका का क्या किरदार है? हम सब जानते हैं कि अगर इसराइल की बात करें तो अमेरिका की पुष्ट पनाही हासिल है। अमेरिका में जो है इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इम्पैक्ट पड़ सकता है अमेरिकी सदारती इलेक्शन पर इसका?
नजम साहब, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप प्लीज जवाब दें। यानी आपने उनका डॉक्टर साहिबा का नाम लिया ना। उनसे जरा देखिए, राब्ता इस हमारा चीज बहाल का नहीं हुआ। अमेरिका के इलेक्शन से तो कोई दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि वहाँ की डायनामिक्स जो है वो इंटरनल, वो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अलहदा से है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना वो दो हैं, और वो जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं। पहली ये है कि ईरान का रद्द अमल क्या होगा, दूसरी ये है कि खित्ते की सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है, कहाँ जा रही है, और उसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि ईरान क्या करेगा। ईरान ने अभी तक, उनके प्रेसिडेंट की डेथ होती है उस जहाज के एक्सीडेंट में, वो इसको बड़ी तहम्मुल मिजाजी से लेते हैं, किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, और उनकी जगह एक जो है वो यानी प्रेसिडेंट को बना लेते हैं। उसके बाद इलेक्शन होता है और ये वाले नए वाले प्रेसिडेंट बन जाते हैं। कासिम सुलेमानी का बहुत बड़ा वाकया था, उस पे भी उन्होंने ऑल आउट वॉर की तरफ नहीं गए। उन्होंने उसका जवाब जो है वो डिप्लोमेटिकली भी दिया और इनडायरेक्टली भी दिया। अब ये जो है वाकया, मैंने जिस तरह पहले कहा, इसकी थोड़ी सी डायमेंशन इसलिए मुख्तलिफ है कि ये आपके घर आए हुए एक मेहमान भी थे। अच्छा, अब उसमें 3 ऑप्शंस हैं ईरान के पास, और वो 3 प्लेन्स हैं या 3 लेवल हैं जिन पे ईरान इनको इस वाकये पे अपना रद्द अमल जाहिर कर सकता है। पहला है डिप्लोमेटिक, और वो आज शाम तक या कल तक हमारे सामने आ जाएगा कि का फॉरेन ऑफिस क्या कह रहा है, और इस यानी कत्ल पे, असैसिनेशन पे, शहादत पे क्या उनका मौक़िफ़ है। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट आपका रिस्पॉन्स, जो कि सबसे ज्यादा होता है, लीथल होता है और डेंजरस होता है, कि आप टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी करते हैं कि आपने हमारा बंदा मारा है तो हम भी फिर देखते हैं कि कैसे इसका जवाब देते हैं। तीसरा आपका है डायरेक्ट जवाब, इसका कि खौफ है खित्ते में रहने वाले तमाम ममालिक को कि कहीं वो दिन तो नहीं आ गया कि उसमें ईरान जो है वो बाकायदा तौर पे हमला करता है इजराइल पे, और एक प्रॉपर जंग शुरू होती है, और उस जंग में जो है वो जाहिर है रूस भी आएगा, चीन भी को भी आना पड़ेगा, अमेरिका तो खैर है ही, यूरोपियन यूनियन भी है, नेटो भी आएगा। अब मेरा जो तज्जिया कहता है, 35 साल का जो मेरा समझकारी का तजुर्बा है, उसमें मेरे ख्याल में ईरान जो है वो रेस्ट्रेंट जाहिर करेगा, वो अफसोस का इजहार करेगा हमास की लीडरशिप से कि ये वाकया यहाँ पेश आया, और लेकिन ये है कि हालात जो है वो उनको देखते हुए ऑल आउट वॉर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे स्टेक्स हैं। मसलन उनका अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो कि बुरी तरह डैमेज होगा इस वॉर में, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इस इलाके में, उनके ट्रेड कॉरिडोर्स हैं जो अफेक्ट होंगे, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल जो आपकी सूरत हाल है जिसमें ईरान अपने तक ही समझता है कि वो एक बहुत बड़ा एक्टर है इस खित्ते में और उसकी अपनी पहुंच है। यमन की सूरत हाल हमारे सामने है, फिर मिडिल ईस्ट में आप चले जाएं तो जो यानी इसका किरदार सीरिया वगैरह में है। इन तीनों एंगल्स को मैं देखूं तो मैं समझूंगा, मैं ये कहूंगा, मेरा तज्जिया ये कहता है कि जंग नहीं होगी, लेकिन ये है कि हालात मजीद कशीदा होंगे। सबसे पहली कैजुअल्टी होगी जो कि इजराइल के खिलाफ जाती है, वो ये कि इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद जिन मुसलमान ममालिक का था कि वो जी इजराइल को करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, वो तो भूल ही जाए ना आप, उसको तो बिल्कुल आप समझिए कि आप वो बात खत्म हो गई। दूसरा ये है कि ईरान का जो हिसाब किताब है इनके साथ, उनकी अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात या ईरान और जीसीसी कंट्रीज के ताल्लुकात, इनमें तनाव आएगा। ओआईसी आपकी हमेशा की तरह खामोश है। सर, हम यहाँ पर ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में अब क्या स्ट्रेटजी सामने आती है, रद्द अमल ईरान की जानिब से क्या आता है, ये देखना होगा। नजम साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साबिक सफ़ीर भी हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। ये फरमाइएगा कि इस्माइल हानिया की शहादत मिडल ईस्ट के लिए या इस रीजन के लिए, इस खत्ते के लिए इन अ लॉन्ग रन क्या नताइज लेकर आएगी, क्या इम्पेक्ट करेगी। और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लीजिएगा कि अरब लीग की जो काविशें थीं वो तो हम ला हासिल देख चुके हैं, ओआईसी का प्लेटफॉर्म भी है लेकिन वो भी अपेरेंटली पैरालाइज दिखाई देता है। क्या वजह है कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं गजा के लिए? देखिए, पहले तो फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, फिर वजह मालूम कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वजह है कि हम कुछ नहीं कर सक रहे हैं। पहले फैक्ट्स ये है कि ओआईसी के चार्टर में, उसके चैप्टर 1 में उसमें दिया हुआ है कि पैलेस्टीन के कॉज को तमाम मेंबर ममालिक ओआईसी के वो उसकी तरफदारी करेंगे और उसके लिए साथ देंगे।
اس کے 18वें آرٹیکل میں دیا ہوا ہے کہ وہاں ایک سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہوگا جو یہی کام کرے گا۔ پھر اس کے بعد OIC نے تو کچھ نہیں کیا، سربراہوں کا اجلاس ہوا، ایک بہت نرم سا ریزولوشن پاس ہوا، کوئی اسرائیل کے خلاف OIC ممالک نے سینکشن وغیرہ نہیں لگایا، کوئی سخت بات نہیں کی۔ دوسرا آ جاتا ہے سلامتی کونسل، وہ تو نہیں کر سکتا کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کا جو ہے ہاتھ کنگن، یعنی مطلب ان کا بالکل یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، تو لہٰذا وہ بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا فیکٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے جنوسائیڈ وہاں کیا، اسرائیل کے پرائم منسٹر اور ان کے ڈیفنس منسٹر اور بھی لوگ وہ وار کرمنل ہیں، یہ بھی فیکٹ ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ الفاظ میں تبدیلی آئی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے پچھلے چند ہفتوں سے، لیکن ان کے فارن پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور جس دن بات چیت ہو رہی تھی ابھی نیتن یاہو جو 4 دن پہلے تک وہاں تھے، 3 دن پہلے تک، تو اس دن جس دن بائیڈن بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ 3 فیز پلان جو پیس پلان ہے اس پر عمل کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس کو، اس وقت بارود اور بم کے جہاز کو لادا جا رہا تھا اور وہ اسرائیل بھیجا جا رہا تھا۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ کس قدر ٹھیک ہے، ایک افسوسناک خبر ہے یہ کہ اس طرح سے تہران کی سرزمین پر حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ کا شہید ہو جانا، اس تمام تر معاملے پر جو آگے آنے والے 24 گھنٹے ہیں، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے تجب الثاقب صاحب اور ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں پر اہم خبر آپ کو دیں کہ PTI کی جانب سے پاک فوج سے مذاکرات پر اصرار کیا جا رہا ہے، لیکن ISPR واضح کر چکا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بات چیت کرنی ہے تو حکومت سے کریں، فوج کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پروگرام دن بھر میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے کہ بجلی کی قیمت میں 2 روپے 63 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ سرکاری ڈسکوز کے صارفین پہلے ہی مہنگی بجلی سے پریشان ہیں، تو دوسری جانب سینٹرل پرچیزنگ پاور ایجنسی کی جانب سے نیپرا میں ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا پر سماعت کے بعد فیصلہ آج کرے گی۔ ایک طرف تو مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب جماعت اسلامی کا مہنگی بجلی اور IPPs کو کی جانے والی کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں اضافی ادائیگیوں کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا 6 روز بھی جاری ہے۔ ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں جماعت اسلامی کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال پہلے جان لیتے ہیں، عثمان جبار ہمارے نمائندے اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ عثمان، کیا صورتحال ہے؟ 6 روز دھرنا ہو چکا ہے۔ سردار اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار اویس بتائے گا، 6 روز ہو چکے اس دھرنے کو، موجودہ صورتحال کیا ہے اور جو مذاکرات کے حوالے سے کچھ پیش رفت کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا وہ کہاں تک دکھائی دے رہی ہے؟ جی، راولپنڈی مری روڈ لیاقت باغ کے باہر جماعت اسلامی کا مہنگائی مخالف دھرنا آج 6 روز بھی جاری ہے، اور آج اگر اس وقت میں بات کروں تو شرکا جو ہیں وہ بدستور یہاں پر 6 روز بھی پنڈال میں موجود ہیں۔ آج جو ہے وہ میری جماعت اسلامی کی جانب سے غزہ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ جو رہنما حماس ہے، ان کی شہادت کے بعد آج غزہ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، اور نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر حافظ نعیم الرحمان جو ہے وہ شرکا سے اس حوالے سے اہم خطاب بھی کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب جو مذاکرات کا سلسلہ ہے اس کا جو دور ہے وہ اب سے کچھ دیر، تیسرا دور جو اب سے کچھ دیر بعد کمشنر آفس راولپنڈی میں شروع ہونے کا امکان ہے، چونکہ گزشتہ روز جو حکومت کی جانب سے 2 رکنی تکنیکی کمیٹی بنا دی گئی تھی، اور اس تکنیکی کمیٹی بنانے کے بعد حکومت کی جانب سے جماعت اسلامی سے رابطہ کیا تھا، اور جماعت اسلامی نے جو نائب امیر لیاقت بلوچ جو جماعت اسلامی کی 4 رکنی مذاکراتی کمیٹی کی قیادت کر رہے ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ میری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے اجازت کے بعد جو ہے وہ ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے لیاقت بلوچ جو اپنے وفد کے ہمراہ کمشنر آفس پہنچ چکے ہیں، اور اب وہاں پر جو حکومتی کمیٹی ہے جس میں 2 ارکان تکنیک کمیٹی کے شامل ہیں، سردار اویس ہمیں تمام تر جو تازہ ترین صورتحال اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، سر کہیے گا کہ چونکہ آپ نے حکومت کے سامنے اپنے تمام تر جو مطالبات ہیں وہ رکھ دیے ہیں، تحفظات پیش کر دیے ہیں، جو حکومتی کمیٹی ہے وہ آپ کو سنجیدہ نظر آ رہی ہے کہ اس تمام تر معاملے کو حل کر لیا جائے گا، کیونکہ پھر بجلی مہنگی کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
हुकूमत का हमेशा रवैया होता है मामलात को टालने का, आगे ले जाने का, लटकाने का, और तकरीबन वही रवैये हैं। यानी पहली मुलाकात जो है वो इतवार के रोज हुई थी, और उसमें उन्होंने कहा जी क्योंकि आज इतवार का दिन है, कल वर्किंग डे होगा, हम इस पे पूरी वर्क करके फिर आपसे नशिस्त रखेंगे। इस तरह की दो नशिस्तें मजीद होनी थी, जो दो नहीं हुई, एक हुई है, लेकिन उसमें भी उन्होंने मुश्किलात का ही इजहार किया है कि ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जी, तो अब सर आपको आवाज आ रही है? अच्छा जी, सर, आ रही है जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि आपका हुकूमत, जी बिल्कुल आ रही है, हुकूमत अगर आपको संजीदा नजर नहीं आ रही तो इस मामले का हल क्या है? क्या इस तरह से धरना जारी रहेगा? मतलब सोल्यूशन इसका क्या है? ये धरना तो जारी रहेगा। हमने तो ये तय किया है कि ये धरना वहां भी रहेगा, और उसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी हम धरने देंगे। चूंकि ये सारे मामलात में एक दफा लोगों को ये उम्मीद लगी है कि जी शायद हमारा कोई मामला अगर असेंबलियों वाले नहीं हल कर सके तो सड़कों वाले शायद हल कर सकें। तो जमात इस्लामी इस रास्ते पे पुरअमन तहरीक की शक्ल में इस मामले को लेकर उठी है, और इसमें हमने कोई किसी के लिए मुश्किल नहीं पैदा कर रहे। हम ये समझते हैं कि जी ये अवामी कुव्वत जितनी बढ़ेगी, हुकूमतों को मजबूर होना पड़ेगा, या तो हमें ये कहें कि मुतालबात जायज नहीं है, कहें कि ये मुतालबात गैर आईनी है, गैर अखलाकी है, गैर शरई है, कुछ तो कहें। अगर ना करें और महज इसको टालते रहें तो ये रवैया किसी तरह से भी बेहतर नहीं है। बिजली सस्ती करने में कोई रुकावट नहीं है, कैपेसिटी के मामलात हल किए जा सकते हैं, और उनमें हुकूमत जो है वो उसको वो रवैया इख्तियार करना चाहिए कि जिसमें लूट मार अगर इनके अपने पैसों की होती तो ये किस तरह से उनको हल करते। लेकिन चूंकि ये कौमी खजाने पे लूट मार है और लूट मार करने वाले भी ये खुद ही हैं, इसलिए उस बारे में भी इनका रवैया बड़ा सदमेरी का रवैया है। इस सब के बावजूद हम अपने मामलात जारी रखेंगे, हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे, हम इसी तरह से अवाम की पर अच्छा साहब ये फरमाइएगा कि अब तक 2 राउंड मुज़ाकरात के तो हो चुके हैं और तीसरा भी आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तीसरा राउंड भी मुज़ाकरात का हो सकता है। अगर किसी किस्म की यकीन दहानी हुकूमत की जानिब से करवाई जाती है जमात इस्लामी को, तो किस किस्म की या किस लेवल की वो यकीन दहानी होगी जिस पर जमात इस्लामी जो है वो यकीन करके, एतबार करके अपनी इस तहरीक को जो है वो मौखर करेगी? हमने तो ये कहा है कि जी यकीन दहानी खुद वजीर आजम खुद यकीन दहानी कराएं, और उसमें कौम को यकीन दहानी कराएं। यानी यह है कि ये यकीन दहानी इस अंदाज की हो कि जो इसको महज टाल मटोली ना समझा जाए, और यही ना समझा जाए कि हुकूमत कमेटी खेल के तो इस मामले को ख़त्म करने की तरफ है। अगर ये जमानत खुद वजीर आजम कौम को देते हैं तो फिर उसके बाद किसी हद तक इसको समझा जा सकता है कि ये इस मामले को शायद हल करने की कोई ना कोई साइज ज़रूर करें। ठीक है, चले तहरीक इस वक्त जारी और सारी है और उम्मीद करते हैं कि जो मुतालिबात या जो तहफ़्फ़ुज़ात लेकर जमात इस्लामी वहाँ पर मौजूद है वो दूर हो सके ताकि अवाम को भी रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीम अहमद पराज साहब मौजूद थे। सरदार अवैस हमें अपडेट कर रहे थे। सरदार अवैस आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात कर लेते हैं कि कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों की एक और वारदात सामने आ गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात अफसरान और एहलकारों ने पहले स्कीम 33 के रिहायशी शहरी को हिरासत में लेकर अमरीकी डॉलर्स में भारी रकम वसूल की और फिर शहरी को छोड़ दिया। वाक़े की तहकीकात के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात 10 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात अफसरान और एहलकारों की जानिब से शहरी को हिरासत में लेकर रकम के एवज आज़ाद करने के मामले का मुकदमा अब तक दर्ज ना हो सका। SSP के मुताबिक रकम किस तरह और कहां वसूल की गई, इस हवाले से तमाम तर तहकीकात जारी हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची शुएब बन्नी। उनसे इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। शुएब, ये तमाम तर क्या मामला है और जिन एहलकारों को अफसरान को मुअत्तल किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? जी देखें, अभी पुलिस की जानिब से इस मामले पे इंटरनल इंक्वायरी हो रही है और जो DSP थे पुलिस के उन समेत 10 एहलकारों को जो है सस्पेंड किया गया है।
لیکن ابھی تک جو مدعی ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پہ کوئی تحریری FIR وغیرہ درج نہیں کروائی گئی ہے. اس معاملے کی تحقیقات ضرور ہو رہی ہے اور یہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے جو اہلکار ہیں ان کو فوری طور پہ ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی شروع کرتے ہوئے ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے کیونکہ جو مدعی ہے اس کی جو رقم ہے اس کے حوالے سے بھی وہ صحیح بات نہیں کر رہا. اور جو کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ ڈالرز میں رقم تھی, کبھی وہ کہتا ہے یہ بٹ کوائنز میں رقم تھی جو کرپٹو کرنسی ہوتی ہے اس صورت میں. تو اس حوالے سے ابھی تک چیزیں واضح نہیں ہوئی, لیکن جو تحقیقات جاری ہے اس پہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ بھی انٹرنل انکوائری کر رہا ہے اور جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں ایک بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں, تو ہم نے بھی عدیل حسین چانڈیو صاحب کو انوائٹ کیا تھا جو کہ SSP اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہیں کراچی کے. انہوں نے کہا کہ وہ بات کریں گے اس معاملے کے حوالے سے, ہمیں تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ بتائیں گے, لیکن انہوں نے بات کرنے سے منع کر دیا. اور یہی پرابلم ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے, جب معاملے کی تحقیقات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو یہ جواب دینا پسند ہی نہیں کرتے. جی شعیب, آپ کی متعلقہ حکام سے کوئی بات ہو پائی اس حوالے سے, انویسٹیگیشنز کے بارے میں کچھ انہوں نے بتایا؟ جی بالکل, ہم نے جو SSP متعلقہ یہ جو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہے اس کے جو ہیں ان کا ورژن لیا, انہوں نے جو چیزیں بتائیں وہ بھی ہم نے اپنی خبر میں بتائیں, اور وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اس کی معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جو متاثرہ شہری ہے وہ ابھی تک مقدمہ درج کروانے کے لیے نہیں آیا. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا رقم کیسے منتقل کی گئی, کن اکاؤنٹ سے منتقل کی گئی, اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے اور متاثرہ شہری سے ہم نے وہ تفصیلات طلب کر لی ہیں. جبکہ اس میں جو SHO تھے جو کہ SIU کے اختر, وہ ابھی تک تعطیلات پر ہیں اور ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے رہائشی ہیں اور وہاں شعیب, آپ نے کہا کہ متاثرہ شہری نے تاحال کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا ہے. اس شہری کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو پائی ہیں؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیوں پس و پیش سے کام لیا جا رہا ہے اس کی جانب سے؟ جی دیکھیں, ابھی تک متاثرہ شہری نہ میڈیا کے سامنے آیا ہے, اس نے جو اپنی کمپلینٹ کروائی ہے, لیکن وہ ابھی تک کسی بھی TV چینل سے اس رابطے میں نہیں ہے اور وہ یہ اس معاملے کو خود سے کبھی وہ سامنے آ کے اپنا موقف یا ورژن بھی نہیں دے رہا کہ میڈیا کو پتہ چلے کہ آخر یہ معاملہ پورا تھا کیا. جب اس معاملے میں تحقیقات ہوئی, انٹرنل انکوائری ہوئی, تو اس کے بعد یہ معاملہ اٹھا. پھر اس کے بعد سسپینشن آرڈر بھی جاری ہوا اور اس پہ اعلیٰ پولیس کے افسران میں کھلبلی مچی کہ بھائی یہ اتنے ہزار, پہلے یہ ڈالرز کی رقم تھی, بعد میں پھر یہ کرپٹو کرنسی کی طرف کنورٹ ہوئی اور اتنی بڑی ٹرانزیکشن کا معاملہ سامنے آیا. لیکن اب جو کیس کی انکوائری ہے اس میں سب سے زیادہ انکوائری کو آگے بڑھانے کے لیے مقدمے میں مدعی کا موجود ہونا ضروری ہے اور اس کی جانب سے ابھی بالکل تعاون نہیں کیا جا رہا. اچھا, وہ تعاون نہ کرنے کی وجوہات بھی ہیں کہ اس کو تو لوٹا ہی پولیس والوں نے, تو وہ ان سے تعاون کی امید کیسے رکھے؟ وہ جب مدعی جو ہے وکٹم ہی پولیس کا ہے تو اسی لیے وہ پولیس سے رابطہ بھی نہیں کر رہا. تو یہ تو بہت ایک بڑا مسئلہ ہے کراچی میں, کیونکہ جو پولیس میں موجود جو بدعنوان افسران ہیں یا جو کرپشن میں ملوث افسران ہیں وہ اس کی روٹین پریکٹس اپنا چکے ہیں کہ شہریوں سے وہ لوٹ مار کرتے ہیں اور پولیس اس تمام تر معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اصل وجہ تھی. شعیب برنی, بیورو چیف سندھ, ہمارے ساتھ موجود تھے. شعیب, آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. دن بھر میں آگے بڑھتے ہیں, بات کر لیتے ہیں کہ حالیہ بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار کے خلاف فلاور ملز ایسوسی ایشن اور سیمنٹ انڈسٹری کے بعد ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن نے بھی ٹیکسز کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. ملک بھر کی ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن بھی ٹیکسز کی بھرمار کے خلاف میدان میں آ گئی ہے. ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف پورے پاکستان میں 3 روزہ ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ملک بھر کی غلہ منڈیاں, دال فیکٹریز اور پرچون مارکیٹیں 2 اگست تک ہڑتال کے باعث بند رہیں گی. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیمی صاحب. عبدالرؤف صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائے گا کیا لاہ عمل مرتب کیا گیا ہے اب گروسرز ایسوسی ایشن کی جانب سے, کیونکہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا معاملہ تو کسی ایک فریق کا یا ایک طبقے کا نہیں ہے, مختلف سیکٹرز کی جانب سے اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے, تو آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے اس پر؟ دیکھیں, کبھی بھی ماحول آپ دیکھیں کہ یہ ایسنشل آئٹم جو بیسک نیسیسریز ہوتی تھی, بیسک آٹا, دال, چاول, چینی اور کوکنگ آئل, اس کو تو ایگزامپٹ کیا گیا تھا اور 75 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ان کو ٹیکس دینے کے باوجود پھر ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ بنا دیا گیا ہے. پھر آپ جاتے ہیں کہ جی ہمیں امپورٹڈ دال چاہیے, وہ آتا ہے رو میٹیریل 80%, وہ جاتا ہے پھر ملوں پہ.
जब वहां जाता है तो उन पे भी विथ होल्डिंग टैक्स लग जाता है, फिर होलसेल पे जाएंगे तो फिर होल्डिंग टैक्स लग जाता है 2.5%, फिर आप रिटेल में जाएंगे फिर टैक्स लग जाएगा। मुझे बताएं कि कोई कीमत अगर 500 रुपए किलो है तो उसमें तकरीबन 60 रुपए किलो इजाफा हो जाएगा, जो तकरीबन दालों की कीमतें हैं, नीचे भी 300 रुपए। और चावल भी देख लें कि चावल अगर इस पे 12% बढ़ा तो 36 रुपए बढ़ जाएंगे। और हमें ये क्यों बना रहे हैं विथ होल्डिंग एजेंट? ये तो एफबीआर का काम है। मुझे आप बताएं, पहले ही ऑलरेडी टैक्स देते हैं और मजीद टैक्स, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब्दुल रऊफ साहब, यकीनन ये एक बड़ा मसला है, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, मजीद उन पर टैक्स जो है वो आयद किया जाना तो कीमतों में इजाफा ही होगा। ये 3 रोज़ा हड़ताल इनिशियली आपकी जानिब से की जा रही है, इसके इस दौरान जो है वो आपकी क्या प्लानिंग है, और अगर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात या बातचीत नहीं होती है तो फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे इस बारे में? देखिए, हड़ताल किसी चीज का हल नहीं होता। देखिए, जब फ्लोर मिल वालों ने की तो उनका मान लिया गया, फिर पेट्रोलियम डीलर को हुआ, उनका मान लिया गया। अब मुझे बताएं, बेसिक आइटम पे जब आप एसेंशियल आइटम पे विथ होल्डिंग टैक्स खत्म नहीं करेंगे, जब तक ये माहौल बना रहेगा, वो ना तो इंपोर्ट करने में तैयार है, ना कोई एक्सपोर्ट करने में तैयार है, और माल लोग जो है ना, इस जो एफबीआर के जो काले कानून है उससे तो भुगतना बहुत मुश्किल है। चले, उम्मीद करते हैं कि ये मसला जो है वो हल हो सके। और क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के शहर हैं, पंजाब के 17 और तकरीबन आप समझ लें सिंध के 8 और कराची अलग, और आपके केपीके में भी 2 शहरों में हड़ताल है। ये हड़ताल रज़ाकाराना हो रही है क्योंकि हर आदमी परेशान है कि ये विथ होल्डिंग एजेंट सबको बनाया जा रहा है। ये नामुमकिनात में है और दुनिया में की कॉल दी है। देखना ये है कि हुकूमती रद्द-ए-अमल इस पर क्या आता है। सर, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सरगोदा की। 40 लाख की आबादी वाले शहर सरगोदा में पीने के साफ पानी का मसला अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जो कि यकीनन आवाम के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। शहरी वाटर माफिया के रहमो करम पर हैं। यूनियन काउंसिल 22 में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, जो कि देखभाल न होने पर नाकारा हो गए। शहरियों ने नहर किनारे नस्ब वाटर पंप्स पर तकिया कर लिया है। शहरी साफ पानी के दम दस्तियाबी पर हेपेटाइटिस और पेट के अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। हमारे नुमाइंदे अली रजा ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। 40 लाख आबादी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गई। 22 यूनियन काउंसिल में लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी अरसा दराज से बंद पड़े हैं। तिब्बी माहिरीन की जानिब से ज़मीनी पानी को मुज़रे सेहत करार दे दिया है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस और पेट के अमराज फूट रहे हैं। पीने के साफ पानी के हसूल के लिए शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। यहाँ तो नहर किनारे हैंड पंप से पानी भर के घरों को ले जाते हैं, या इसके अलावा गली मोहल्लों में जो जहर आलूद कैनों में पानी फरोख्त किया जाता है उनसे खरीद कर पीने पर मजबूर है। शहरियों के क्या क्या मसाइल हैं और उनके आला हुकाम से क्या मुतालबात हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सरगोदा में पीने के साफ पानी का मसला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। पानी आप कहाँ से खरीद कर लाते हैं? गंदा पानी, गदला पानी आता है, हफ्ते में 2 दफ़ा पानी आता है। उसके बाद रक्षा माफिया और पानी की जो माफिया है, जो वाटर टैंक लेके जाते हैं, उनसे हमें मजबूरन पानी भरवाना पड़ता है। जिस दिन बच्चे वो पानी वगैरह पी लेते हैं, उनके पेट का दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। हम तो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो 80% जो पीने का साफ पानी है वो मुज़र सेहत है। हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं और मजबूरन हमें मोल लेके पानी पीना पड़ता है। और जो हमारी वाटर सप्लाई है ये अंग्रेज दौर की बनी हुई है, इसमें कोई खातिर खा कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई। पानी तो हमारा पीने वाला बिल्कुल नाकस और नाकारा हो चुका है, पीने के काबिल नहीं है। गटरों का पानी मिक्स होकर इसमें आ रहा है, बदबूदार है और गदला मैला कुचैला पानी आ रहा है, जो कि पानी पीने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इंसान तो क्या, इसको जानवर भी नहीं पी सकते जो हमारा पानी वाटर सप्लाई का हमें मैसर है। इस टाइम हमें 50 से 60 रुपए की कैन मिलती है और वो बमुश्किल 2 से 3 घंटे निकालते हैं। पानी साफ पीने को है जो वो भी हम मुल्क खरीद के यहाँ पे पी रहे हैं। अगर पीना है उसके लिए बर्फ़ भी खुद लानी है और पानी के पैसे अलग से देने हैं। 40 रुपए कैन है, अगर दिन के 2 कैन लग रहे हैं 80 रुपए का तो हम पानी खरीद के पी रहे हैं ना। सरगोदा में पीने के साफ पानी का संगीन मसला बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे? गटरां दा मिक्स पानी, वो वाला पानी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह तो बीमारियां ते निज़ाम बनता पिया है। पानी पीने वास्ते लोगों को दूर
ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਪੂਰੀ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਤੀ ਜਾਓ ਤੇ 11-12 ਵਜੇ ਪਾਣੀ उधरों मिलता है। इतनी महंगी जो वो कहने बेचते हैं, यहाँ से हम फिर साइकिल पे आ जाते हैं, दूर भी पड़ता है लेकिन आ जाते हैं मेहनत मशक्कत करके। भाई हम तकरीबन 2 किलोमीटर से दूर से आए हैं पानी भरने के लिए, कम से कम 100 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। तो आपकी यूनियन में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी नस्ब किया गया था, क्या वो चालू नहीं है इस वक्त? नहीं, अभी तक नहीं वो चालू हुआ, अभी तक नहीं चालू हुआ। तो क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? यही करना चाहते हैं हुकूमत से कि वो उसे चालू किया जाए और पानी साफ दिया जाए गली महलों में। सरगोदा की 40 लाख आबादी ज़मीनें मुद्रे सेहत पानी के इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रही है। अगर ज़िलाई इंतज़ामिया ने तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल ना किया तो यकीनन सरगोदा की आवाम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाएगी। तो अली रज़ा की आपने रिपोर्ट देखी, पानी एक बुनियादी ज़रूरत है और अगर सरगोदा की जो आवाम है जो कि 40 लाख हैं उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा तो ये लम्हा फिक्रिया है। हम चाहते हैं कि इंतज़ाम इस तमाम तर मामले को देखे और इसका हल निकाले। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। कुछ मौसमी सूरत हाल की बात कर लेते हैं और चित्राल का जिक्र करते हैं जहां पर दरियाए चित्राल में जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है जिसकी वजह से वहां की जो मकानात हैं वो तबाह हो चुके हैं, फसलें बह गई हैं। तो अफसोसनाक बात है कि जो बारिश है वो चित्राल के लोगों के लिए ज़हमत बन गई है। फतेहुल्लाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। फतेहुल्लाह, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? गुल चित्राल भर में गुज़श्ता रात की सैलाब ने तबाही मचा दी है। इस वक्त अपर और लोअर चित्राल के दरमियान ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। जो सयाह अपर चित्राल में थे वो भी फंस गए हैं, जो लोग लोअर चित्राल में थे वो भी अपर चित्राल के लिए नहीं जा सकते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर गाड़ियाँ जो है वो फंस चुके हैं। इस वक्त बहाली के काम भी तकरीबन शुरू हो चुके हैं। लोअर चित्राल के डिप्टी कमिश्नर ख़ुद दौरे पर और देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ लोग किन मुश्किलात का शिकार है। इसके अलावा लोअर चित्राल के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है, चूँकि यहाँ पर लोग दरिया चित्राल से लकड़ियाँ निकालते थे। इस दौरान एक शख्स हादसे का शिकार हो गया है। इसी तरह चित्राल में एक जो है इंसानी जान का भी ज़ाया हुआ है। उसके अलावा लोअर चित्राल और अपर चित्राल के मुख्तलिफ़ इलाकों में अभी तक जो है बिजली की तरसील बंद है, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो खंबे दरियाबुर्द हो चुके हैं। इसके अलावा अपर और लोअर चित्राल में जो है अब तक जो है इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू ना हो सकी। उसकी वजह यह है कि ज़मीनी राब्ते मुनक़ता होने की वजह से ना तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कुछ कर पा रहा है, ना जो दीगर तंजीमें यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो फलाई तंजीमें हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी फतेहुल्लाह इस बारे में आगाह कर रहे थे। अलमिया ये है कि PDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर इक़दामात नहीं उठाए गए, जो कि लम्हा फिक्रिया है। आज के प्रोग्राम से इतना। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।